जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कुछ घटनाओं का मैं आपको स्मरण कराता हूं, फिर आप अपने विवेक का उपयोग करके निर्णय खुद लें। पहला, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, श्रोता दर्शकों से एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए किसी घटना से आपका कोई लेना देना ना हो, आप दूर दूर तक उससे संबद्ध ना हो, और कोई आप पर आरोप लगाए कि आपने काम किया। मान लीजिए मैं आज दिल्ली में बैठा हूं, मुझ पर आरोप लगाया जाए कि दोपहर 12:30 बजे 13 अगस्त को अखिल स्वामी ने मुंबई के अंदर किसी को थप्पड़ मारा, मान लीजिए। अब ये खबर मुझे मिले कि साहब ये आपके खिलाफ एक आरोप है। अब मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये बात दूसरी है कि जब फोन मेरे पास आएगा, जिसका भी आएगा, तो मैं कहूंगा कि भाई द पब्लिक इंडिया में मैं 12:30 बजे था, ये वीडियो आपको भेज रहा हूं, आप नोट कर लीजिए और टाइमिंग इसकी देख लीजिए। और जो संचालक हैं द पब्लिक इंडिया से, उनसे पूछ लीजिए कि मैं उस समय दिल्ली में था या नहीं, या अपने घर में जो सीसीटीवी लगा है उसमें दिखा दूंगा कि मैं 12:30 बजे अपने घर में मौजूद था, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला। तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मेरी थोड़ी भी संलिप्तता होगी तो मानी बात है, मुझे डर लगेगा। मुझे, अगर वास्तविक घटना है, मैंने किसी को थप्पड़ मुंबई के अंदर मारा होगा और मैं मुंबई में उस समय था, तो मुझे डर लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो आदमी निर्दोष है वो डरता नहीं है, और जो आदमी दोषी होता है वो डरता है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो एक नारा दिया था, डरो मत, इसलिए मत डरो कि तुमने कोई गलत नहीं किया है, तुमने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला नहीं किया है। मैंने नहीं किया है, मैंने तो कंट्रीब्यूट ही किया है कुछ अपने भारत माता के लिए। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने युवाओं को पढ़ाया है, जो भी मेरी सामर्थ्य थी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, और अपना जो भी मैंने जीवन में सीखा था वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देने में मैंने प्रयास किया है। इसलिए मेरा दिल बिल्कुल साफ है। जिसका दिल बिल्कुल साफ है उसको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, और वो खुले मन से कहता है कि ठीक है, जो कराना है करा लो, मैंने कोई गलती नहीं की। और जो दोषी है वो डरता है। जिसने देश को लूटा है, जिसने देश को बेईमानी के गर्त में पहुंचा दिया है, जिसने देश के गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का शोषण किया है और सब कुछ अपने राज्य के लोगों को सब कुछ सौंप दिया है, तो मानी बात है कि वो आदमी डरेगा। अच्छा, वो आदमी इसलिए भी डरेगा कि जब इस बात की वो कल्पना करेगा कि जब मैं सत्ता से जाऊंगा, जब मैं कोतवाली से, अभी तो कोतवाल हूं, सैया भये तो कोतवाल, तो डर काहे का? अभी तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कभी तो ट्रांसफर होगा, कभी तो मैं जाऊंगा, पद से हटूंगा, कुर्सी से उतरूंगा। उसके बाद जो नया कोतवाल आएगा, जब वो फाइलें देखेगा और मेरे कुकृत्य देखेगा, तो वो मुझे पकड़ लेगा। तो डरता है, और उस डर में जो उसने कुकृत्य किए हैं उनको बढ़ाता चला जाता है, लोगों के मन में डर की भावना स्थापित करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी ने कहा डरो मत। अब एक एक करके किस्सों को देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र प्रदेश के होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख। अब जानते हैं किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण पद कोई होता है तो वो गृह मंत्री का होता है, अनिल देशमुख। एनसीपी के सदस्य थे और शरद पवार के साथ बहुत साल से रहे, और एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे मुंबई पुलिस के। मुंबई पुलिस के कमिश्नर साहब पे बहुत सारे आरोप लगे थे, मतलब वो एक्यूज्ड थे, वो आरोपी थे। उस आरोपी पुलिस कमिश्नर ने एक अर्जी दाखिल की और उसने कहा कि साहब ये जो अनिल देशमुख साहब हैं, जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ये मुझसे कहते थे कि 100 करोड़ रुपए की पर महीने की उगाही तुम्हें करनी है, और मुझ पे दबाव डालते थे भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन उस पुलिस कमिश्नर ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, कुछ ये नहीं बताया कि मैं कब अनिल देशमुख के घर गया, कब अनिल देशमुख के घर के जाते समय मेरे हाथ में कोई अटैची थी, कोई सीसीटीवी फोटोग्राफ, कोई ऑडियो क्लिप, कोई वीडियो क्लिप, कोई फोन कन्वर्सेशन,
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन आरोप लगा, और जैसे ही आरोप लगा तुरंत अनिल देशमुख साहब को एक एक्यूज पुलिस कमिश्नर के आरोप पर जेल के अंदर भेज दिया गया, महाराष्ट्र के अंदर। अनिल देशमुख 13 महीने जेल में रहे। जेल में रहने के बाद कोर्ट ने कहा, साहब कोई इसमें साक्षी ही नहीं है, केस बनता ही नहीं है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उस प्रदेश का गृह मंत्री था, आपने 13 महीने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। अब जो चीज सामने आई है, खैर छूट गए, वो जेल से बाहर हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। अब जब उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था, अनिल देशमुख साहब के साथ, अभी 1-1.5 महीने पहले उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का दबाव था कि आप एक हलफनामा दे दीजिए कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र और पौत्र हैं, इनको किसी आरोप में आप इंगित कर दीजिए और हम दोनों को अंदर कर देंगे और दोनों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग हुई है और जब से शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ी है, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के साथ, तब तक वो युति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। तो एनसीपी को तोड़ने के बाद, शिवसेना को तोड़ने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रहा था कि वो चुनाव जीत पाएगी, तो उन्होंने अनिल देशमुख पर इस प्रकार का दबाव डाला। जब वो ये नहीं माना, उन्होंने मना कर दिया। फिर ईडी का नोटिस उनके घर में आया, क्योंकि कहा कि या तो मानो या जेल जाओ। जब ईडी का नोटिस उनके पास आया तो बताते उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। अब ये तो चुनौती थी तानाशाह के विचार पर, और उन्होंने अनिल देशमुख को 1-2 दिन के बाद एक पुलिस कमिश्नर जो एक्यूज्ड था, उसके आरोपों के अंदर अनिल देशमुख के जेल के अंदर कर दिया। लेकिन अनिल देशमुख झुके नहीं, वो टूटे नहीं, डरे नहीं और जेल में रहे। लेकिन आज भी वो शरद पवार के साथ है। ऐसा होता है व्यक्तित्व, जो मुझे लगता है जीवन में वास्तविकता में होना चाहिए, कि जो सत्य के साथ आप खड़े रहें, जितने भी आपको परेशानी हो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से और सीखने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखने वाले लोग। उस जमाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज से संघर्ष किया था। जो छुआछूत की भावना थी, जो उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, जो क्लास में उनको बाहर बिठाया जाता था, उन्होंने संघर्ष किया। वरना उस समय इस प्रकार के संघर्ष की कल्पना हम आप नहीं कर सकते। एक दूसरा, दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन मंत्री, संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर और अरविंद केजरीवाल की कंटिजेंट के बेहद महत्वपूर्ण सदस्य। एक शराब नीति बनाई दिल्ली का सरकार ने। और उस नीति सही थी या गलत थी, और सबसे ज्यादा जो लोग जिनको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है, उनका आरोप यह था कि दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ी गलती ये की, जो शराब विक्रेताओं थी उनको ये छूट दी कि अगर 1 बोतल आप शराब खरीदेंगे तो आपको 1 बोतल उसके साथ मुफ्त मिलेगी, और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। अब कोई भी अपने कॉमन सेंस को थोड़ा भी यूज करेगा, वो शराब का मसला है, किसी भी चीज का मसला हो, 1 किलो सेब का, 1 किलो सेब का, 1 किलो प्याज का, 1 किलो प्याज का हो, अगर कोई भी मसला हो, तो आप ये सोचिए, जो विक्रेता है, जो निर्माता है, जब उसे एक दाम में एक चीज बेचनी पड़ेगी तो ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार वो घूस देगा, या एक ही दाम में उसको 2 चीजें देनी पड़ेंगी तो ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार होगा। अगर मान लीजिए 100 रुपए की एक शराब आती है और 100 रुपए की शराब लेगा, तो हो सकता है 40% का मार्जिन हो, 20-20 आपस में बांट ले, सरकार बांट ले और विक्रेता बांट ले। और मान लीजिए 100 रुपए की शराब हो और उसमें सरकार कहे कि नहीं, आपको 100 रुपए में 2 बोतल देनी पड़ेगी, तो मानी बात है कि विक्रेता का मार्जिन कम हो जाएगा, तो वो घूस कम देगा। लेकिन अच्छा, ये आरोप किसने लगाया? तेलुगु देशम पार्टी के अब एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी दवा कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, हजारों लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। उन पे कुछ आरोप लगा, उनको जेल के अंदर भेज दिया।
अच्छा, वो जेल के अंदर गए, वो मतलब उन एमपी के बेटे वो जेल के अंदर गए। जब वो जेल के अंदर गए तो उनसे भी उसी प्रकार जैसे अनिल देशमुख से हुआ था, उनसे कहा गया कि आप किसी तरह से अरविंद केजरीवाल, आप पूछताछ हुई, एक बार पूछा गया, दो बार पूछा गया, तीन बार पूछा गया, 9 बार पूछा गया। उस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री का नाम नहीं लिया। 9वीं या 10वीं बार उन्होंने अब दबाव में लिया, नहीं लिया, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, क्योंकि जुडिशरी में दो चीजें होती हैं, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंटल एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताता है कि भाई आपने जब 9 बार किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और 10वीं बार ले रहे हैं और आप जेल के अंदर थे, उसके बाद आप जेल से छूट जाते हैं, तो इसका माने एक आपस के अंतर संबंध कि आप जेल में थे, आपसे कहा गया छोड़ देंगे अगर तुम केजरीवाल का नाम ले लोगे। उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया वो नहीं छोड़े गए, और जैसे ही केजरीवाल का नाम ले लिया वो छोड़ दिए गए। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है कि उस आदमी को दबाव में लेके, जैसे अनिल देशमुख को दबाव में लेके अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को फंसाने और उनको ये कराने के साथ वो कांग्रेस से गठबंधन न करे, इंडिया लाइन से बाहर आ जाए, या ये लोग हमारे बीजेपी के साथ मिल जाए। तो एक प्रकार से लोकतंत्र के अंदर तानाशाही का आतंक महाराष्ट्र में भी हुआ और दिल्ली में भी हुआ। चलिए, वो भी जेल में है। सत्येंद्र जैन 2.5-3 साल से जेल में है, मनीष सिसोदिया 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 4 महीने जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। अब उसमें संजय सिंह को बेल मिल गई और मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली अभी तक, सत्येंद्र जैन को नहीं मिली, उनको भी मिल जाएगी थोड़े दिनों में। लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र में तानाशाही, जो तानाशाह है वो लोकतंत्र का रूप ओढ़कर किस प्रकार लोगों को दबाता है, ये आपके सामने, आप खुद समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। खैर चलिए, ये दो मुद्दे हुए। अब हिंडनबर्ग ने पहले 1.5 साल पहले एक आरोप लगाया था कि अडानी कंपनियों में हेरफेर है। अच्छा, पुलिस कमिश्नर, एक्यूज पुलिस कमिश्नर के आरोप पे जेल भेज दिया अनिल देशमुख। एक एक्यूज्ड की आरोप पर अरविंद केजरीवाल उसके मंत्रिमंडल के लोगों को जेल में भेज दिया। लेकिन जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया तो सेबी, जो कि नियामक है, जो कंट्रोलर है, जिसका काम है देश के छोटे निवेशकों का ध्यान रखना, उसने एक ऐसा मैंडेट दिया, एक ऐसा क्या क्या करना है कमेटी को, एक कमेटी बनाई, विश्वास बड़े प्रतिष्ठित लोग उसके अंदर थे, लेकिन उससे कहा आपको केवल ये देखना है कि क्या शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करने का प्रयास अडानी ने किया। जबकि आरोप ये था कि क्या अडानी ग्रुप के, जो हिंडनबर्ग का आरोप था वो ये था, ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज, फेक कंपनीज जो विदेश में हैं, जो टैक्स हेवेंस में हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पूछताछ पैसे के, निवेश और टैक्स की नहीं होती है, टैक्स हेवेंस है, वो पैसा अडानी जी ने अपनी सिस्टर कंपनीज के माध्यम से हिंदुस्तान में अडानी की कंपनियों में लगाया। वो उसका मैंडेट ही नहीं दिया। अब जब मैंडेट नहीं दिया तो कमेटी जांच कैसे कर लेती? तो जो मैंडेट दिया उन्होंने कहा नहीं, इसमें साहब मार्केट मैनिपुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ, मार्केट मैनिपुलेशन का चार्ज नहीं था, चार्ज कुछ और था और इंक्वायरी कुछ और दे दी गई। जैसे मान लीजिए कोई आदमी डकैती डाले, अब डकैती डाले तो डकैती का चार्ज उस पर लगना चाहिए। अब मैंडेट दे दिया जाए कमेटी को कि साहब ये पता चलाइए क्या इसने चोरी की। अरे चोरी नहीं की उसने तो डकैती डाली है। अब डकैती के आरोपी को चोरी के मामले में तो चोरी तो वो प्रूव कर देगा साहब मैंने चोरी नहीं की। हाँ, डकैती की अगर आप उसे मैंडेट देंगे तो पता चल जाएगा उसने डकैती डाली। अच्छा, अभी 3 दिन पहले फिर हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया। उसने कहा कि जो सेबी, जिसका ये काम था कि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इंक्वायरी करती और जिसने वो इंक्वायरी करा के मैंडेट नहीं दिया, उसकी चेयरपर्सन और उनके पति, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन ऑफशोर कंपनीज, उन फेक कंपनीज, उन शेल कंपनीज से संबद्ध हैं और लाखों करोड़ों का बारह न्यारा हुआ है, जिसमें सेबी चेयरमैन और अडानी जी का और हो सकता है कुछ राजनीतिज्ञों का भी हाथ हो। अब ये आरोप था भाई, जैसे आपने अनिल देशमुख को जेल के अंदर किया, केजरीवाल को जेल के अंदर किया, तो आपसे ये अपेक्षा थी, हम लोगों की अपेक्षा थी कि आप चलिए उनको जेल के अंदर मत डालिए, लेकिन कम से कम एक निष्पक्ष जांच होने दीजिए। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट के लोग, एक कमेटी बनती है जिसमें मेजॉरिटी के लोग होते हैं, माइनॉरिटी के लोग होते हैं, कमेटी बनती है और इस कमेटी को पूरा अधिकार होता है विश्व में जहां जाए, जिस देश से जो सूचना मांगे उसको मिलेगी।
तो अगर आपको देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, अगर आपको ये चाहिए थी देश के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स का हितों की रक्षा हो, तो आपको इसको इंक्वायरी कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब गोदी मीडिया और सरकार ने कह दिया नहीं, कोई गलती नहीं हुई, हिंडनबर्ग दुष्ट है, हिंडनबर्ग फलाना है, हिंडनबर्ग ठिकाना है, और ये एक्यूजिशन गलत है, इसलिए हम जांच ही नहीं कराएंगे। अरे जांच करा लो, अगर तुम निर्दोष हो और तुमने कोई गलती नहीं की है तो जांच करा लो, लेकिन जांच नहीं कराएंगे इसलिए अगर जांच होगी तो उसमें अटानी साहब भी फंस जाएंगे, हो सकता है उसमें सेबी चेयरमैन भी फंस जाए, हो सकता है उसमें देश के बड़े बड़े जीवन और जीटू फंस जाएं, तो जांच कराने से इनकार कर दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं दर्शक और श्रोताओं से जानना चाहता हूं, क्या समझते हैं ये उचित है बिना किसी प्रूफ के अनिल देशमुख को और दिल्ली के मंत्रियों को जेल के अंदर डाल देना बिना किसी प्रूफ के? और यहां तो प्रूफ है, क्योंकि यहां सेबी के चेयरमैन खुद स्वीकार कर रही हैं कि हाँ उनका इन्वेस्टमेंट था, ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट था। ऑफशोर कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, और ऐसी कंपनीज जो टैक्स हेवेंस के अंदर थी? लेकिन अच्छा, पति जो है उस कंपनी के साथ उन्होंने काम किया, ब्लैक रॉक के साथ, जिसके अंदर जिनके अपने रियल एस्टेट के काम है, और रियल एस्टेट पे सेबी ने पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत सारे नियम बनाए जिससे उन कंपनी को फायदा हुआ, जिसमें उनके पति कार्यरत थे। तो अगर आप निर्दोष हैं, अगर आपने कोई गलत नहीं किया तो जांच करवा लेते। अब जांच नहीं होगी साहब, वहां जांच के बिना अंदर कर देंगे, यहां जांच नहीं होगी। तो ये आप लोगों को, अच्छा फिर गोदी मीडिया में, मैं कल गया एक गोदी मीडिया में, वो लग गए साहब कि क्या हाँ ये हिंडनबर्ग वो आप कैसे जांच की मांग कर रहे हैं, वो निर्दोष है, फलाना ही जगह उसने। अरे यार, तुम कोई मीडिया ट्रायल कर रहे हो क्या? तुम कोई जज हो क्या? तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो क्या? तुम इंक्वायरी कमेटी के मेंबर हो क्या? अरे तुम यार अपने आप ही निर्णय लिए जा रहे हो कि अटानी साहब दोषी नहीं है, सेबी चेयरमैन दोषी नहीं है, राहुल गांधी दोषी हैं, अखिल स्वामी दोषी है, फलाना दोषी है, ठिकाना दोषी है। अरे तुमसे कह कौन रहा है यार जांच करने को? तो हम तो कह रहे हैं एक कमेटी बना दो, एक निष्पक्ष कमेटी बना दो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, वो जांच कर लेगी। अच्छा, अब एक और शगुफा छोड़े हुए हैं कि साहब देखिए, हिंडनबर्ग ने कहा और मंडे को मार्केट नहीं गिरा, मंडे को मार्केट नहीं गिरा, इसका मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है। अरे महाराज, थोड़ा अध्ययन कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिख किया करो। मंडे को करीब 5,000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल विदेशी निवेशकों ने बेचे हैं, और 3,500 करोड़ के शेयर्स भारतीय निवेशकों, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने 5,000 करोड़ का माल बेचा और इंडियन इंस्टीट्यूशन ने 3,500 करोड़ का माल खरीदा, इसलिए मार्केट नहीं गिरा। तो विदेशी निवेशक तो शायद बात को समझ गए क्या असलियत है, इसलिए वो माल बेच रहे हैं। लेकिन अभी इंडियन इंस्टीट्यूशन जिनके ऊपर सरकार का दबाव है, वो खरीद कर उसको दबाव को कम कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद आपको पता चलेगा, 8-10 दिन के बाद पता चलेगा कि आखिर इंडियन इंस्टीट्यूशन जो पैसा लगा रहा है, ये मेरा और आपका पैसा है। LIC आपका पैसा है, SBI कैप में आपका पैसा है, म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा है, ये जो पेंशन स्कीम्स हैं इसमें आपका और मेरा पैसा है। अगर सरकार को बचाने के लिए और दिखाने के लिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट नहीं गिरा, हमारे पैसे को आप ऐसे मार्केट को जो टूटने वाला है उसमें आप लगा रहे हैं, तो इसका माने हमारे हितों को अनदेखा कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जनता अगर भारत सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हम ये नहीं कह रहे कोई दोषी, हमने नहीं कहा कि सेबी चेयरमैन दोषी, हमने नहीं कहा अडानी दोषी, हमने नहीं कहा कि हिंडनबर्ग दोषी, हम तो ये कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए, और अगर आप निर्दोष हैं तो जांच कराने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस जांच के बाद अगर पता चलता है कि हिंडनबर्ग ने बदमाशी की, शॉर्ट सेलिंग की, मार्केट में पैसा बनाने का प्रयास किया, उसे प्रोसिक्यूट कीजिए, उसको जेल के अंदर डाल दीजिए। और अगर जांच में पता चलता है कि हिंडनबर्ग सही है और सेबी चेयरमैन और अडानी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ और हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ किया है, उनको जेल के अंदर डाल दीजिए। भाई आपको न तो अडानी जी से कोई प्रेम होना चाहिए, न हिंडनबर्ग से होना चाहिए, आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि आप निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनी हुई है सरकार। लेकिन अगर आप संरक्षण देंगे अडानी को और सेबी चेयरमैन को, और अनिल देशमुख और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, तो हमको बुरा लगेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये तथ्य हैं, इन तथ्यों को कृपा करके इसका विश्लेषण करें, इसकी विवेचना करें और ये समझने का प्रयास करें ये जो पूंजीपति हैं किस प्रकार से देश की संपदा को लूट रहे हैं और हमारे आपके पैसे को ये
ताक पे रखा रहे हैं, और हमारा कल अगर नुकसान होगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का अगर फाइनेंशियल लॉस होगा, तो आपको भी दुख होगा, आपके बच्चे और आपका पैसा भी लगा हुआ है, मेरा भी पैसा लगा हुआ है। लेकिन उस दिन ये जो बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति हैं, कोविड पीरियड के बाद जबकि इनकी इनकम 10 गुने बढ़ गई, हम लोगों की इनकम आधी रह गई, लेकिन इनकी इनकम बढ़ी, हमारी घटी, क्योंकि इन्हें संरक्षण प्राप्त था, ऐसा हमें लगता है। विचार कीजिएगा और उसके बाद अपने कमेंट दीजिएगा, जिससे पता चले जो मैं कह रहा हूं डज इट मेक सेंस और नॉट। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।